पागल आदमी जंगली जानवर बन जाता है, नई पर्सनैलिटी बन जाती है और वो सड़क पर नंगे पैर ऐसे दौड़ता है जैसे शादी में बिरयानी खत्म होने वाली हो। डॉक्टर होश में आकर एक पेज पर कुछ लिखती है, लेकिन पीछे से वही जंगली जानवर आ जाता है। वो वहां से चाकू पकड़कर उसे मारती है, लेकिन वो चाकू टूट जाता है। मतलब छोड़नी ही है तो लंबी लंबी छोड़ो। वो उसे मार देता है। केसी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। उसकी क्लास फेलो क्लेयर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन उसका बाप उसे घर जाने के लिए लिफ्ट की ऑफर करता है और क्लेयर के बर्थडे पार्टी पर भी इनवाइट करता है। बस ये लिफ्ट ही केसी को महंगी पड़ गई। वो गाड़ी में बैठती है तो एक आदमी केविन क्लेयर के बाप को बेहोश कर देता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। वो उन्हें किसी बेसमेंट में बंद कर देता है। ये बंदा अमेरिकन पुलिस से नहीं डरता, लेकिन जर्म से बहुत डरता है क्योंकि उसे ओसीडी है। वो उन्हें भी सफाई रखने का कहता है। वो पहले मर्सिया को उठाकर ले जाता है, लेकिन मर्सिया खुद को बचाने के लिए सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करती है और उस पर सुसु कर देती है, और वो उसे वापस छोड़ जाता है। क्लेयर और मर्सिया केसी से मिलकर उस पर हमला करने का कहती हैं। वो कहती हैं कि हम 3 हैं, हम मिलकर उसे हरा सकती हैं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये लड़की उस वक्त उसकी बात नहीं मानती जब ये तीनों साथ होती हैं, और आखिर में शक्तिमान बनकर उससे अकेले लड़ने लग जाती है। यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर फ्लेचर की। वो टीवी पर 3 लड़कियों के किडनैप होने की न्यूज़ देखती है। लड़कियां थोड़ी देर बाद बाहर से एक औरत की आवाज़ें सुनती हैं, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो वो आंटी केविन ही होता है। ये आदमी पागल है। लड़कियों को समझ आ जाती है कि ये बंदा नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला है। इसकी शादी हो जाए तो बीवी को भी समझ नहीं आएगी कि आज किस वाले से लड़ाई हुई थी। उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी है। हर पागल कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन ये पागल मानता है कि वो पागल है। वो अपनी डॉक्टर के पास बात करने के लिए भी जाता है। उसकी पर्सनैलिटीज़ में से एक फैशन डिज़ाइनर भी है और वो ये डिज़ाइन्स अपने डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर भी मज़े में है, पूरे मोहल्ले की खबरें उसे एक ही जगह से मिल जाती हैं। बस उसको ये नहीं पता होता कि वो किस वाले से बात कर रही है। डॉक्टर को पता है कि वो केविन वेंडल क्रम बोलेगी तो असली वाला सामने आ जाएगा। ये वो नाम होता है जिससे उसकी माँ उसे बुलाती थी। लेकिन वो नकली वालों से गॉसिप करके मज़े लेती रहती है और उसकी बीमारी और ख़राब होती जाती है। डॉक्टर उस पर स्पेशल रिसर्च कर रही है और अपनी रिसर्च के चक्कर में डॉक्टर उसकी बीस्ट बनने में हेल्प करती है। वो ये समझती है कि हर पर्सनैलिटी के साथ उसकी बायोलॉजी भी बदल जाती है। जैसे किसी एक पर्सनैलिटी को डायबिटीज़ है और जिस पर्सनैलिटी ने लड़कियों को किडनैप किया उसे ओसीडी है, जिसे मैंने गैंगस्टर का नाम दिया है। केविन का दिमाग फिर हिल जाता है और वो 9 साल का बच्चा बन जाता है। वो बीस्ट की बात करता है। ये एक और पर्सनैलिटी है जो अभी बनी नहीं है। कैसी उसे कहती है कि हमें बाकी सब ने बताया है कि बीस्ट तुम्हें खाने आ रहा है, ताकि वो उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प करे। उसके जाने के बाद क्लेयर छत तोड़कर उस टनल के अंदर चली जाती है और 2 लड़कियाँ दरवाजे का ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। क्लेयर उस टनल से निकलकर भागती जाती है, आगे एक लॉकर रूम में छुप जाती है और गैंगस्टर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे एक नए रूम में बंद कर देता है। तो उसकी डॉक्टर उसे चैलेंज देती है कि तुम ओसीडी वाले हो, लेकिन तुम फैशन डिज़ाइनर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। देखो, हम सब केविन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। केविन की ये पर्सनैलिटी रेज़िस्ट करती है और अपना असल चेहरा नहीं दिखाती। डॉक्टर सेमिनार को बताती है कि जब पर्सनैलिटी बदलती है तो बॉडी की बायोलॉजी भी बदल जाती है। वो एक औरत की एग्ज़ाम्पल देती है जो ब्लाइंड थी, लेकिन उसने स्प्लिट पर्सनैलिटी डेवलप कर ली। उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ देख सकती थी। उसके जिस्म में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बन जाते थे और वो देखना शुरू हो गई। एक वक़्त में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ भी एक्टिव हो सकती हैं और वो आपस में बातें भी करती हैं। केविन के डॉक्टर को शक होने लगता है कि गायब होने वाली लड़कियों को केविन ने किडनैप किया है। जब केविन उससे मिलने आता है तो वो जानती है कि उसके सामने केविन की जो पर्सनैलिटी है, उसे ओसीडी है, लेकिन वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वो सीसीटीवी में से उसकी वीडियो देखती है जिसमें वो कचरे के ऊपर से गुज़रता है। वो कहती हैं कि कोई भी नॉर्मल बंदा कूड़े से हटकर चलेगा, लेकिन वो कूड़े के ऊपर से जानबूझकर चला है, मुझे दिखाने के लिए वो कुछ तो करने जा रहा है। फिर केविन के अंदर की ममता जाग जाती है और वो आंटी लड़कियों के बाल बनाती है और उन्हें अपने साथ किचन में ले जाती है। यहाँ मर्सिया उसे पीछे से चेयर मारकर भाग जाती है, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे थ्रेट करता है कि तुम खामोशी से अच्छी बच्ची बन जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और उन्हें अलग-अलग कमरों में बंद कर देता है। फिर केसी को आकर बताता है कि बीस्ट तुम्हें खाने आ रहा है। उसके अंदर का बच्चा फिर जाग जाता है और वो केसी के रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि उसके पास म्यूज़िक कलेक्शन है और वो एक विंडो के पास है। केसी कहती है कि मुझे दिखाओ अपना कूल म्यूज़िक। केसी अपने किडनैपर से ही हेल्प लेने के चक्कर में है। वो उसे उस कमरे में लेकर जाता है और स्ट्रगलिंग टिकटॉकर्स वाला डांस करके दिखाता है।
केसी कहती है विंडो कहाँ है? और वो विंडो सिर्फ एक पेंटिंग होती है। केसी उसे मैनिपुलेट करती है और कहती है मेरी हेल्प करो। वो उसे एक रियल वॉकी टॉकी दे देता है। वो उस पर कांटेक्ट करके बताती है कि वो किसी बेसमेंट में है जहाँ बिजली का बिल बचाने के चक्कर में लाइट्स ऑफ रखी जाती हैं। इतने में इस पागल का दिमाग फिर घूम जाता है और वो उसे उसके कमरे में वापस ले आता है। इस लड़की की शक्ल ही बताती है कि मार खाकर बड़ी हुई है। उसका अंकल उसे अब्यूज करता था। उसके बाप की उसके बचपन में डेथ हो गई थी और उसके उसी अंकल ने उसकी कस्टडी ले ली और उसे सारी ज़िंदगी अब्यूज़ करता रहा। वो ये याद करके बहुत रोती हैं। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। गैंगस्टर किसी और पर्सनैलिटी के नाम से डॉक्टर को ईमेल्स करके अपनी जगह बुला लेता है और वो उससे मिलने आ जाती है। उसे केविन की बातों पर शक होता है, वो उसे बताता है कि बीस्ट आ रहा है। वो रियल केविन से कभी बात नहीं करती बल्कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ का ट्रस्ट जीतती रहती है। वो जाते हुए कमरे के दरवाजे में टिश्यू पेपर फँसा देती है। वो जाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलती है जिसमें क्लेयर होती है, लेकिन ये संकी अपने डॉक्टर को भी किडनैप कर लेता है और खुद बाहर चला जाता है। केसी अपने कमरे का दरवाज़ा एक पिन से खोल लेती है और बाहर निकलकर बाकी लड़कियों के रूम का दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि उसके कंप्यूटर रूम में चली जाती है और उस कंप्यूटर रूम में उसकी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ की वीडियोज़ होती हैं। यहाँ से केसी को उसकी चाबियों का पता चल जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर और मर्सिया में थोड़ी सेंस है, वो अपने किडनैपर पर ट्रस्ट नहीं करती। वो अपने कमरों में से ही एक-दूसरे से बात कर रही होती हैं और भागने का प्लान बनाती हैं। वो एक हैंगर को सीधा करके बाहर की कुंडी खोल रही होती हैं। अब ये पागल आदमी जंगली जानवर बन जाता है, नई पर्सनैलिटी बन जाती है और वो सड़क पर नंगे पैर ऐसे दौड़ता है जैसे शादी में बिरयानी खत्म होने वाली हो। डॉक्टर होश में आकर एक पेज पर कुछ लिखती है, लेकिन पीछे से वही जंगली जानवर आ जाता है। वो वहाँ से चाकू पकड़कर उसे मारती है, लेकिन वो चाकू टूट जाता है। मतलब छोड़नी ही है तो लंबी-लंबी छोड़ो। वो उसे मार देता है। ये डॉक्टर बहुत ही खराब थी। केविन का इलाज करना था और वो उसकी 20 बनने में हेल्प करती रही और उसे पता भी नहीं चला। केसी मर्सिया को मरा हुआ देखती है। वो जानवर क्लेयर को भी खा जाता है। फिर वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि केविन वेंडल क्रम कहो। बंदी ने सारी फिल्म में ये नाम खुद नहीं लिया। भाई इतना ही आसान इलाज था तो पहले बताती। असल में हुआ कुछ यूं कि उसके बचपन में उसकी माँ में देसी अम्मी की रूह आ गई थी और उसने हैंगर, चप्पल जैसे सारे वेपन्स उस पर इस्तेमाल किए। उसकी अम्मी ने उसे थप्पड़ मारा और उसका दिमाग 360 के एंगल पर घूम गया और इतनी ही पर्सनैलिटीज़ बन गईं। उसकी माँ उसे उसी नाम से बुलाया करती थी। अब ये भाई स्प्लिट पर्सनैलिटी से सीधा स्पाइडरमैन बन चुका है और दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। केसी यहाँ केविन वेंडल क्रम्प बोलती है और पहली दफ़ा केविन का दिमाग ठिकाने पर आता है और वो डॉक्टर की डेड बॉडी देखता है और केसी से कहता है मुझे मार दो। लेकिन 4 मिनट की चांदनी फिर अंधेरी बेसमेंट। उसकी सारी पर्सनैलिटीज़ तेज़ी से बदलने लगती हैं और वो कहता है मुझे मत मारना। केविन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और केसी यहाँ से भाग जाती है। वो एक गन लेकर उसमें गोलियां डालती है। स्पाइडरमैन उसे पकड़कर उसकी टांग काट लेता है। वो इस पर गोली चलाती है और यहाँ से भाग जाती है। स्पाइडरमैन पाइप्स पर चढ़ जाता है और वो यहाँ खुद को एक पिंजरे में बंद कर देती है। इंसान पिंजरे में, जानवर बाहर। वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन अब ये स्पाइडरमैन से सीधा म्यूटेंट बन चुका है। इस पर गोली भी असर नहीं करती और वो सलाखों को अपने हाथों से खींचता है। लेकिन यहाँ वो केसी की बॉडी पर टॉर्चर के निशान देख लेता है और कहता है कि तुम भी मार खाकर बड़ी हुई हो और वो उसे छोड़ देता है। उसके ख़्याल में पेन सहने वाले लोग ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। वहाँ एक गार्ड केसी को पिंजरे में देख लेता है और उसे पिंजरे से निकालता है। पुलिस भी देसी पुलिस से इंस्पायर्ड है, आखिर में पहुँचती है। ऑफिसर आकर केसी से कहती हैं कि तुम्हारा गार्डियन आया है, तो केसी उसे घूरती है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि केसी अब अपने अंकल से जेल की चक्की पिसवाएगी। इस बंदे का इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। अगर ये फैशन डिज़ाइनर है तो इसे बेसमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इतनी महँगी साइकियाट्रिस्ट को कैसे अफ़ोर्ड किया? अम्मी की चप्पल खाकर बीमार होने वाला आदमी शीशे में खुद से बातें कर रहा होता है और टीवी पर इस केस की न्यूज़ चल रही होती है। एक औरत यहाँ कहती है कि ये केस तो ग्लास नाम के आदमी के केस से मिलता-जुलता है और पीछे से ब्रूस विल्स अपना दीदार करवाता है और कहानी खत्म। माय फाइनल वर्डिक्ट। फिल्म बहुत अच्छी थी। ये एक सीरियस बीमारी को एग्ज़ैजुरेट करके दिखाती है।